नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो खोज, व्यापार और टकराव की है। एक ऐसी कहानी जिसने करीब 250 सालों में भारत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो सवाल ये है कि जब मैदान में चार बड़ी बड़ी ताकतें थीं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेस सिर्फ एक ने जीती? वो कौन था और कैसे? आज यही समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी रेस आखिर शुरू कहाँ से हुई? क्या जरूरत पड़ गई थी कि यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां समुद्र के रास्ते भारत आने के लिए इतनी बेचैन हो गई? देखिए, मसला ये था कि भारत के साथ मसालों और कीमती सामानों का जो जमीनी रास्ता था, उस पर ऑटोमन साम्राज्य ने अपना कब्जा जमा लिया था। और उन्होंने टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि यूरोप के व्यापारियों के लिए ये सौदा घाटे का होने लगा। उन्हें हर हाल में एक नया रास्ता चाहिए था। और बस यहीं से दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। सोचिए, एक तरफ था पुराना बंद होता हुआ रास्ता और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नए समुद्री रास्ते की उम्मीद जो सीधा भारत के खजानों तक ले जा सकता था। और साल 1498 में ये उम्मीद हकीकत बन गई। एक पुर्तगाली नाविक वास्को ड गामा अफ्रीका का पूरा चक्कर काटकर भारत के कालीकट तक पर पहुंच गया। ये वो पल था जब यूरोप के लिए भारत का समुद्री दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। अब जब रास्ता खुल गया तो पुर्तगाली इस रेस में सबसे आगे थे। उन्हें एक हेड स्टार्ट मिल चुका था। तो उन्होंने किया क्या, देखते हैं। पुर्तगालियों का शुरुआती प्लान बड़ा स्मार्ट था। जमीन पर कब्जा नहीं करना बल्कि समंदर पर राज करना। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, मतलब हिंद महासागर पर पूरा कंट्रोल कर लो ताकि कोई भी जहाज उनकी मर्जी के बिना यहां से गुजर ही ना सके। लेकिन फिर आया असली खिलाड़ी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसे पता था कि सिर्फ समंदर से काम नहीं चलेगा, असली पावर के लिए जमीन पर एक मजबूत अड्डा भी चाहिए। और इसीलिए उसने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया, जो आने वाले कई 100 सालों तक उनका सबसे बड़ा गढ़ बना रहा। और कमाल की बात तो ये है कि पुर्तगाली भारत में कितनी लंबी पारी खेल कर गए। सोचिए, 1498 में सबसे पहले आने वाले वही थे और 1961 में भारत की आज़ादी के भी कई साल बाद सबसे आखिर में जाने वाले भी वही थे। अब जहां इतना मुनाफा हो वहां कंपटीशन तो आएगा ही, है ना। पुर्तगालियों की कामयाबी ने यूरोप की दूसरी ताकतों के भी कान खड़े कर दिए और बस मैदान में नए खिलाड़ी उतरने लगे। तो पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आ गए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी भी। सबने एक एक करके भारत के तटों पर अपनी अपनी दुकानें, मतलब कि फैक्ट्रियां खोलनी शुरू कर दी। और अब मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा और दिलचस्प होने वाला था। लेकिन इन सब में एक कंपनी थोड़ी अलग थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ कुछ व्यापारियों का ग्रुप नहीं था। इन्हें तो खुद इंग्लैंड की महारानी से एक रॉयल चार्टर, मतलब एक शाही इजाजतनामा मिला हुआ था। और यही बात उन्हें बहुत ताकतवर बनाती थी। अंग्रेजों ने आते ही तलवारें नहीं निकाली, नहीं, वो लोग चालाक थे। उन्होंने पहले मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अपने दूत भेजे, बातचीत की और व्यापार करने की इजाजत हासिल करने की कोशिश की। उनका पहला दाव लड़ाई नहीं, डिप्लोमेसी थी। तो अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, फाइनल राउंड, जब अंग्रेजों ने एक एक करके अपने सारे यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को मैदान से बाहर करना शुरू किया। तो शुरू हुआ असली नॉकआउट टूर्नामेंट। सबसे पहले 1612 में पुर्तगाली बाहर, फिर 1759 में डच भी बाहर हो गए और आखिर में 1760 में अपने सबसे बड़े और सबसे मजबूत दुश्मन फ्रांसीसियों को भी एक निर्णायक लड़ाई में हरा दिया। फ्रांसीसियों के साथ तो मामला बहुत लंबा चला। दोनों के बीच भारत की जमीन पर 3 बड़ी बड़ी जंगें हुईं, लेकिन वांडीवाश की एक लड़ाई ने सब कुछ साफ कर दिया और ये तय हो गया कि भारत में अब किसका सिक्का चलेगा। और फिर 1763 में हुई पेरिस की संधि। समझिए कि ये इस रेस के खत्म होने का ऑफिशियल ऐलान था। इस संधि के बाद मैदान में ब्रिटिश ताकत को चुनौती देने वाला कोई और यूरोपियन खिलाड़ी नहीं बचा था। लेकिन सोचिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यूरोपियन कंपटीशन तो खत्म हो गया, लेकिन एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो पूरे देश की शासक कैसे बन गई? खैर, ये तो एक बिल्कुल ही अलग और शायद इससे भी ज्यादा उलझी हुई कहानी है।